हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं गांधी युग का पार्ट 3। कुछ हम जो पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं और आगे भी जो है नई नई चीज़ें आपके सामने जो पेश करेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो में जाके देखिए। हम समाचार पत्र पत्रिकाएँ और गांधी जी की जो पुस्तकें हैं, उनकी जिनकी जो आत्मकथा थी, वो सारा जो है बता चुके हैं। अब बात करेंगे आगे बात करेंगे गांधी युग की। बात करेंगे गांधी युग में बात करेंगे हम अगले पार्ट की। तो अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे गांधी जी के प्रिय वचन के बारे में। तो दोस्तों, गांधी जी का प्रिय वचन, गांधी जी का प्रिय वचन कौन सा? तो गांधी जी के प्रिय वचन दो प्रिय वचन हैं। अब दो प्रिय वचन कौन कौन से हैं? दो प्रिय वचन में पहला वचन आता है उनका, वैष्णव जन तो तेने कहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर न जाने को है। ये इनका पहला वचन है। इसके रचयिता हैं, जी हाँ, इसके रचयिता की बात की जाए, अभी हम रचयिता भी बताएंगे। पहले दूसरा वचन बता देते हैं इनका। दूसरा वचन है रघुपति राघव राजाराम। रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम। ये इनके दो भजन हैं। पहला है वैष्णव जन तो तेने कहिए, दूसरा है रघुपति राघव राजाराम। अब अगर बात करें इनके लेखक की, तो ये वैष्णव जन तो तेने कहिए किसने लिखा है? तो वैष्णव जनते तेने कहिए, पीर न जाने को। इसके रचयिता हैं नरसिंह मेहता। इसके रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता ने लिखा है। नरसिंह मेहता, तो याद रखिए, वैष्णव जनते तेने कहिए किसने लिखा है? नरसिंह मेहता ने। और ये गांधी जी का प्रिय वचन है पहला। वहीं बात की जाए रघुपति राघव राजाराम। रघुपति राघव राजाराम, ये किसने लिखा है? ये लिखा है विष्णु दिगंबर। ये लिखा है विष्णु दिगंबर ने। विष्णु दिगंबर, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। जो है बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, जो हर परीक्षाओं में कहीं ना कहीं मिल जाता है इनका क्वेश्चन। तो बात करेंगे अब गांधी जी के आगे की। यहाँ दोनों भजन के बारे में आपको बता चुका हूँ। बात करते हैं गांधी जी की। तो गांधी जी को अब थोड़ा सा आगे करते हैं। गांधी जी की वकालत की जो पढ़ाई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। जी, जो गांधी जी की लॉ की पढ़ाई थी, वकालत, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड में गए थे। जी हाँ, गांधी जी जो अपनी पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड से आने के बाद जब ये इंग्लैंड में वकालत की यानी अपनी लॉ की पढ़ाई करने के बाद ये वापस आ गए, तो गांधी जी ने भारत में दो जगह पर अपनी वकालत शुरू की थी। गांधी जी ने दो जगह अपनी वकालत जो शुरू की थी। अब कहाँ कहाँ की थी? बम्बई में और दूसरी राजकोट में। गांधी जी ने अपनी वकालत बम्बई में की और राजकोट में की। जब ये पहला अपना केस लड़ने गए, तब ये अपना पहला केस हार गए थे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। गांधी जी जब इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद वापस आए और भारत में इन्होंने बम्बई में और राजकोट में अपनी वकालत की, तो जब ये अपना पहला केस लड़ने गए तो ये अपना पहला केस हार गए थे। हालांकि हार जीत चलती रहती हैं और एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। बाद में गांधी जी को बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिली। तो शुरुआत जैसी होनी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो बात करेंगे अब गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका की। अब यहाँ से शुरू होता है गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का सफ़र। जी हाँ, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का सफ़र जो शुरू होता है वो कैसे होता है कि गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। जी हाँ, गांधी जी को ऑफर आया दक्षिण अफ्रीका से एक मुकदमा लड़ने का, और वो मुकदमा था दादा अब्दुल्ला का। जी हाँ, दादा अब्दुल्ला। तो पहली बार दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका में
दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी सन इम्पोर्टेंट है यहाँ, 1893 में। कब गए थे? 1893 में। जी हाँ, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सन 1893 में एक मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, और वो मुकदमा था किनका? दादा अब्दुल्ला का। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। इतना बात समझ में आ रही है आपको? मैं फिर से बता देता हूँ आपको। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए सन 1893 में गए थे। जब ये यहाँ से 1893 में गए, 1893 में जाने के बाद ये 6 महीने बाद वापस आ गए। जी हाँ, कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। गांधी जी 1893 में गए, उसके 6 माह बाद वापस आ गए और अपनी पत्नी व बेटी को भी साथ ले गए थे। उसके बाद बात आती है 1893 के बाद में 1894 में। जी हाँ, 1894 में। तो 1894 में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने बहुत चीज़ों के खिलाफ जो अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया। अब क्या क्या विरोध प्रदर्शन किया मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, और इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो बात करेंगे अब 1894 की। जी हाँ, 1894 की। 93 में यहाँ से चले गए, 6 माह बाद वापस आए, अपनी पत्नी और बेटी को भी ले गए। 1894 में दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अफ्रीकी और भारतीयों के प्रति जो नस्लीय भेदभाव था, जो अफ्रीका में अफ्रीकी लोगों के और भारतीय लोगों के बीच जो नस्लीय भेदभाव चल रहा था, उसके खिलाफ 1894 में इन्होंने अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया। जी हाँ, अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हज़ारों लोगों ने इनका साथ दिया था। तो मैं यहाँ क्लियर करूँगा ये चीज़ें कि दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी और भारतीयों के बीच, देखते रहिए ध्यान से, भारतीयों के प्रति जो दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव था, उसके खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया। अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हज़ारों लोगों ने इनका साथ दिया था। हज़ारों लोगों ने इनका साथ दिया था। ये 1894 की घटना थी दक्षिण अफ्रीका में। ध्यान से सुनिए, दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी और भारतीयों के प्रति एक नस्लीय भेदभाव चल रहा था। अफ्रीकी लोग जो भारतीय लोगों से थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक भेदभाव मानते थे। गांधी जी के साथ भी कई घटनाएं ऐसी हुई, जैसे वहाँ उनको ट्रेन में फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बाद भी उनको जो ट्रेन में नहीं बैठने दिया गया, ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ये बहुत सारी घटनाएं थीं। जैसे कि एक जज साहब के कहने पर उनको पगड़ी उतारने का जो है आदेश दिया गया, हालांकि उन्होंने माना नहीं ये। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उनके साथ घटनाएं घटी। तो उन्होंने इससे आहत होकर के भारतीयों के प्रति जो नस्लीय भेदभाव था उसके खिलाफ जो 1894 में अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया। अच्छा, इसमें उन लोगों जो लोग थे उनका हज़ारों की संख्याओं में लोगों ने उनका साथ दिया। तो 1894 में ही इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कई जगह आया है। दक्षिण अफ्रीका में नाटाल कांग्रेस की स्थापना की। नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी इन्होंने।
ये परीक्षा में कई बार आया है, तो इसको थोड़ा सा मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ बताई गई सारी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है वैसे तो, लेकिन फिर भी ये कुछ कई परीक्षाओं में देखा गया है। 1894 में जब नाटाल कांग्रेस की स्थापना हो गई, उसके बाद 1901 में, जी हाँ, गांधी जी ने 1901 में भारतीय जो कांग्रेस थी उसका अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष थे दिनेशा वाचा। 1901 में भारत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ था, और जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे दिनेशा वाचा। उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। 1901 में गांधी जी ने भारत में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। जब कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया 1901 में, ये कलकत्ता में आयोजित हुआ था, इसके अध्यक्ष, इस अधिवेशन के जो कलकत्ता अधिवेशन था, इसको कलकत्ता अधिवेशन का नाम दिया गया। तो कलकत्ता जो अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष दिनेशा वाचा थे। दिनेशा वाचा इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दिनेशा वाचा थे। गांधी जी ने एक बार कांग्रेस अधिवेशन के जो हुआ था उसमें अध्यक्ष भी बने हैं। गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन के सिर्फ एक ही बार अध्यक्ष बने हैं। जी हाँ, गांधी जी सिर्फ एक बार ही कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। कहाँ बने? ये अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, बेलगांव अधिवेशन। ये बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, तो इसका नाम बेलगांव अधिवेशन रख दिया गया। जी हाँ, गांधी जी ने भारत में 1901 में आयोजित कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया, जिसके अध्यक्ष दिनेशा वाचा थे। उसके बाद गांधी जी खुद जो अध्यक्ष बने कांग्रेस अधिवेशन के, लेकिन सिर्फ एक ही बार बने हैं। गांधी जी सिर्फ एक ही बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। वो कहाँ बने? बेलगांव अधिवेशन में। ये अधिवेशन हालांकि 1924 में हुआ था, 1924 में। अभी हम 1901 की बात कर रहे हैं, 1924 तक अभी हम पहुँचेंगे। पहुँचते पहुँचते हम बताएंगे और क्या क्या रहा। लेकिन ये अधिवेशन की बात चली तो मैंने यहाँ ये लाइन को जोड़ दिया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे थे। गांधी जी ने जो है दक्षिण अफ्रीका में, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 22 वर्षों तक रहे हैं। कब तक रहे हैं? 22 वर्ष तक। जी हाँ, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 22 वर्षों तक रहे। ये भारत, इनकी जब वापसी हुई, भारत वापसी इनकी जो हुई थी वो 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को ये भारत में जो है वापस आ गए। इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्यों है मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आ गए। तो भारत वापस जिस दिन आए, यानी कि 9 जनवरी को आए, तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं।
अच्छा, 9 जनवरी 1915 को वापस आने से पहले इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे काम किए। जैसे 1904 में इन्होंने डरबन में एक आश्रम की स्थापना की। 1904 में डरबन में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इन्होंने 1902 में भी कुछ किया, 1904 में भी कुछ किया और 1907 में भी। तो बात करें 1902 की, 1902 और 1904। 1902 में क्या किया, 1904 में क्या किया इन्होंने। 1902 में दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है जोहान्सबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग। 1902 में जोहान्सबर्ग में इन्होंने एक टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। एक टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। 1902 में, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, 1902 में इन्होंने जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय नामक आश्रम की स्थापना की थी। और 1904 में डरबन, ये भी दक्षिण अफ्रीका की एक जगह है डरबन, दक्षिण अफ्रीका की एक जगह है डरबन। इन्होंने डरबन में फोनिक्स आश्रम की स्थापना की। फोनिक्स आश्रम। अब दोनों इंपॉर्टेंट हैं, चाहे इसको फोनिक्स आश्रम कहो या फार्म भी कह सकते हैं। फोनिक्स फार्म की स्थापना की। 1902 में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। 1904 में डरबन में फोनिक्स आश्रम की स्थापना की। चाहे इसको फोनिक्स आश्रम कहो या फोनिक्स फार्म कहो। अच्छा, यहाँ बात करें थोड़ी सी फोनिक्स फार्म की, यानी कि 1904 में जो उन्होंने फोनिक्स आश्रम की स्थापना जो की, उन्नीस सौ चार में इन्होंने डरबन में फोनिक्स आश्रम या फार्म कह सकते हैं की स्थापना जो की थी, जो कि सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। डरबन में जो इन्होंने फोनिक्स आश्रम की जो स्थापना की थी, उसी को सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। इम्पोर्टेंट है, 1904 में जिन्होंने फोनिक्स फार्म या फोनिक्स आश्रम की जो स्थापना की थी, उसी को सत्याग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ये पॉइंट जो है कई परीक्षाओं में देखा गया है ये प्रश्न। उसके बाद बात करें जून 1907 की। जून 1907 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में काले अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह किया था। जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में ये सारी बातें हो रही हैं आने से पहले की। अभी 9 जनवरी 1915 को मैंने जो इनका आगमन बताया है, ये उससे पहले की घटनाएं हैं। ये 1904 की घटना है, तो ये 1907 की घटना है। अभी 1915 में वो भारत वापस आएंगे। उन्होंने भारत में क्या क्या किया, ये आप लोगों को बड़े विस्तृत तरीके से बताया जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में 1907 में, जून 1907 में एक काले अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह किया था। 1907 में इन्होंने काले अधिनियम के खिलाफ एक सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने सन 1913 में गैर ईसाई विवाहों के ओवरराइड के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। 1913 में गैर ईसाइयों के विवाहों के ओवरराइड के खिलाफ गांधी जी ने भी लड़ाई लड़ी थी। अब गांधी जी को वापस बुला लेते हैं भारत में। तो जैसा कि हमने बताया अभी
9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ गए। 9 जनवरी 1915 को, जिस तारीख को ये वापस आया है उस तारीख को जो है हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्रश्न आ जाता है भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को। बात क्लियर है यहाँ तक। आगे बात करते हैं कि 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आने के बाद इन्होंने क्या किया। 9 जनवरी जब 1915 को ये भारत वापस आ गए तो कोचरब में, जी हाँ, कोचरब में, कोचरब ये पड़ता है गुजरात में, गुजरात के कोचरब, गुजरात के कोचरब एक स्थान है, गुजरात के कोचरब में इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गुजरात के कोचरब में इन्होंने एक जो है सत्याग्रह की स्थापना की। ये सन 1917 में की थी। कब की थी? 1917 में। कोचरब यानी गुजरात में इन्होंने जो है सत्याग्रह आश्रम, एक सत्याग्रह क्या था? आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, एक सत्याग्रह आश्रम था, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ। तो कोचरब के एक स्थान है गुजरात में, वहाँ पर इन्होंने एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। यही सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम जो उन्होंने कोचरब में बसाया था, यही सत्याग्रह आश्रम आगे चल करके इसका नाम बदला और ये साबरमती आश्रम कहलाया, आश्रम बन गया। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि साबरमती